नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र कुमार है। मैं काशीपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं वेलकम करता हूँ आज की स्पेस मीटिंग में। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है हार्ट केयर प्रोडक्ट है दोस्तों। तो आज हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो बात करेंगे हार्ट डिसीज़ेज़ के बारे में। उनका हार्ट डिसीज़ेज़ होने का कारण क्या है और न्यूट्रालाइट के प्रोडक्ट जो है किस प्रकार से इन डिसीज़ेज़ से छुटकारा पाने में किस प्रकार से मदद करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो डिसीज़ जो हम जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं उसके कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल होना, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये कुछ नाम हैं जो कि हार्ट अटैक से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि ये हार्ट क्या है। दोस्तों, हार्ट हमारे शरीर में एक पंप है जो कि एप्पल के साइज का होता है, एप्पल सेब के साइज का होता है। और यह ज़िंदगी भर जो है ब्लड को हमारी बॉडी में पंप करता रहता है। हमारे हर एक ऑर्गन को, हमारे शरीर के हर एक टिश्यूज़ को ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत होती है। जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं तब तक जो है हमें जो है हार्ट जो है हर एक सेकंड हमें इस ब्लड की सप्लाई की पूर्ति कराता रहता है। अब बात आती है कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 1 घंटे में करीब 4312 टाइम जो है धड़कता है और पूरे दिन में करीब 1 लाख बार धड़कता है। तो इतना जो है इतना बार धड़कते हुए क्या हम हमारे दिमाग में एक बात आती है, क्या हार्ट कभी जो है रेस्ट नहीं करता? क्या 2 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे सकते हैं? तो दोस्तों सोच के देखिए, अगर क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको 2 मिनट के लिए अगर रेस्ट दे दें तो हम जिंदगी को ही रेस्ट दे देंगे। तो अब बात आती है कि हमारा जो हार्ट है उसको हेल्थी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये हार्ट की डिसीजेस कितने प्रकार की होती हैं और क्या 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 होती हैं। हार्ट में सबसे पहली चीज़ आती है ब्लड प्रेशर। बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर बड़ा होता है। कई सारे रीज़न होते हैं उसके। एक तो लिपिड प्रोफाइल होता है। अगर उनका लिपिड प्रोफाइल बैलेंस नहीं है, कुछ दिक्कतें हैं, ब्लड गाढ़ा है, तो उस कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा, अगर हमारे बॉडी में ब्लॉकेज हैं तब भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। हार्ट से रिलेटेड जो दिक्कतें हैं वो है, पहला है उसमें अगर 100 पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं तो उनमें से 98% जो है पेशेंट जो है वो ब्लॉकेज के होते हैं। और 2 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कहा जाता है कि इसके दिल में छेद है या फिर जो है इसका बाल खराब है दोस्तों। तो हम आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे ऐसे पेशेंट की जिनमें ब्लॉकेज पाई जाती है। जो पेशेंट जिनके दिल में छेद है या जिनका बाल खराब है, उनको जो है ऑपरेशन की ज़रूरत है। ब्लॉकेज के लिए भी जो है बहुत सारे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उनकी एंजियोग्राफी कराने के लिए। एंजियोग्राफी कराते हैं या बैलूनिंग और स्टंट डालते हैं। जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है ब्लॉकेज को लेकर के, तो उनके पास कुछ तरीके होते हैं जो जिससे जिस 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 तरीके से वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो ब्लॉकेज में पहले तो डॉक्टर बोलते हैं कि या तो आप एंजियोग्राफी कराओ, और अगर ब्लॉकेज 80% है या उससे कुछ कम है तो। अगर ये ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है तो फिर जो है उसमें एक बाईपास सर्जरी कराते हैं। ये एंजियोग्राफी बहुत सारे समय से देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। एंजियोग्राफी में पहली टेक्नोलॉजी जो होती है वो होती है बैलूनिंग, जिसमें एक तार अंदर डाला जाता है और उसमें एक बैलून होता है। बैलून जहाँ ब्लॉकेज होती है वहाँ पे उस एरिया में ले जाया जाता है और
उसमें जो है अ, पानी इंजेक्ट करके जो है बैलून के अंदर उसको फैलाया जाता है ब्लॉकेज में, और 2 सेकंड के अंदर ही उसको जो है वापस खींच लिया जाता है। क्योंकि अगर ज़्यादा देर रखा जाएगा तो ब्लड की सप्लाई हार्ट को नहीं होगी और जो है इसमें मौत भी हो सकती है दोस्तों। लेकिन क्योंकि जो हमारी जो ट्यूब्स है वो इलास्टिक होती है, वो कुछ ही दिनों के बाद फिर से जो है वो वापस आ जाती है ब्लॉकेज, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है दोस्तों। और ये तार एक बार एंजियोग्राफी में जो है बैलूनिंग डालने के बाद, बैलूनिंग करने के बाद जो है उसको वापस निकाल लिया जाता है और ये जो है ब्लॉकेज फिर से वापस आ जाती है। उसके बाद दूसरा जो आज जब ये पाया गया कि बैलूनिंग सक्सेसफुल नहीं है, तो उसके बाद जो है दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई जिसे बोलते हैं स्टंट डालना। तो जहाँ पे ब्लॉकेज होती है वहाँ पे इस उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है उसमें एक स्प्रिंग डाल दिया जाता है जिससे जो है वो ब्लॉकेज वापस ना आए। लेकिन ऐसा पाया गया है जब कोई बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस मतलब एलिमेंट कुछ उसमें इंसर्ट किया जाता है तो ब्लॉकेज का जो है रेट जो है बहुत फास्ट हो जाता है। 40% तेज़ी से जो है ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है फिर से। तो दोस्तों ये जो स्टंट वाला जो टेक्नोलॉजी है ये भी जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। इसके बाद अगली जो टेक्नोलॉजी आती है इसे बोलते हैं बाईपास सर्जरी। जब ब्लॉकेज बॉडी में ज़्यादा होती है तो उसमें जो है बाईपास सर्जरी करने का जो है बाईपास सर्जरी करने को डॉक्टर बोलते हैं, जिसमें अच्छा खासा खर्चा भी आता है, कई कई लाख रुपए का खर्चा भी आता है। ये बाईपास सर्जरी क्या है कि बाईपास सर्जरी क्या है, जहाँ ब्लॉकेज होती है वहाँ से एक एक्स्ट्रा ट्यूब डाल दी जाती है। एक्स्ट्रा ट्यूब डाल दी जाती है तो उसका जो है ब्लड का जो है रूट चेंज हो जाता है। इसके कारण जो है जहाँ पे ब्लॉकेज होती है उसको जो है बाईपास कर दिया जाता है और जो है एक्स्ट्रा ट्यूब के थ्रू जो है वो ब्लड की सप्लाई होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे कि पहले इसमें बताया गया कि स्टंट डालने में कि कोई भी फॉरेन बॉडी जो है जब हम फॉरेन एलिमेंट जो है इसमें इंसर्ट करते हैं और उसके थ्रू जब ब्लड जाता है तो जो है ब्लॉकेज जो है वो 40% तेज़ी से जो है उसमें ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। तो सेम रीज़न इसमें भी होता है कि फिर 2 से 3 साल बाद जो है इसमें ब्लॉकेज आ जाती है इस फॉरेन बॉडी में और फिर से जो है एक बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है। तो इस प्रकार से जो है बाईपास एक बार बाईपास सर्जरी कराने के बाद जो है वो फिर जो है बार बार जो है उसको बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है। तो ये जो सर्जरी है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है दोस्तों। अब हम जो बात करते हैं कि अगर बिना काटे पीटे, बिना ऑपरेशन के अगर ये संभव है कि हाँ इसको 100% ठीक किया जा सकता है कि तो क्यों ना वो चीज़ अपनाई जाए जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत ना हो। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कहते हैं कारण हटाओ, और कारण हटाने से जो है इसके डिसीज़ को ठीक किया जा सकता है। तो ये एक्चुअली सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो हमारे हार्ट को जो है ब्लड की जो सप्लाई होती है वो 3 ट्यूब्स के थ्रू होती है जिसे कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरीज में जब हमारे यहाँ इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड जब जमा हो जाता है तो उसके कारण से आती है ब्लॉकेज। यानी कि कोई ट्यूब जो है अगर ब्लड सप्लाई कर रही है और जितनी हमारे हार्ट को ज़रूरत है उतना नहीं सप्लाई कर पा रही है, क्योंकि उसके अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड जमा होने के कारण उसकी जो मुंह है वो छोटा हो जाता है और इसके कारण से वो पूरी तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती, जिस कारण से जो है हार्ट की डिसीज़ शुरू होती है। अब पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि जो है उसको ये सब ब्लॉकेज हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों 80% ब्लॉकेज तक किसी भी बंदे को पता नहीं चल पाता कि उसके शरीर में जो है ब्लॉकेज शुरू हो गई है। 80% ब्लॉकेज के बाद ही पेशेंट को, किसी भी बंदे को पता चल पाता है कि हाँ उसको कुछ तकलीफ़ें होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे बाएं साइड में, लेफ्ट में दर्द होता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर ब्लॉकेज कितनी है। जैसे किसी बंदे को बैठे बैठे दर्द हो रहा है तो 100% ब्लॉकेज होती है। अगर किसी बंदे को जो है चलने फिरने में दर्द हो रहा है तो उसको 80% ब्लॉकेज होती है, और किसी को दौड़ने में अगर दर्द हो रहा है तो 70% ब्लॉकेज है। अब बात आती है कि 80% ब्लॉकेज तक पता क्यों नहीं चलता है।
एक्चुअली क्या होता है कि हमारे शरीर को केवल 20% ब्लड की ही सप्लाई की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें जो है 80% एक्स्ट्रा जो है उसमें सप्लाई दी हुई होती है। इसलिए जब हमें जब जब तक 80% ब्लॉकेज नहीं होती तब तक हमें इसका आभास नहीं हो पाता, हमें पता नहीं चल पाता है। ठीक है। अब जब 80% ब्लॉकेज हो जाती है तो कैसे पता कर सकते हैं कि 80% कैसे कंफर्म कर सकते हैं? इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। मेडिकल साइंस में इसका जो तरीके हैं वो ईसीजी है, लेकिन इसमें भी कुछ खामियां हैं। ईसीजी जब कराते हैं तो उसमें 90% जो है ब्लॉकेज जो है कई बार नॉर्मल आती है। 90% लोगों की जो है ईसीजी जो है वो नॉर्मल आती है। ठीक है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है। तो ईसीजी जो होती है वो कैसे होती है कि जो उसको एक पेशेंट को जो है बेड पे लेटा दिया जाता है और उसमें कई सारे जो है स्टेप्स लगा दिए जाते हैं और मशीन से जो है उसका ग्राफ लिया जाता है। अब किसी भी पेशेंट को जब बात करेंगे कि इसमें जब कि क्या आपको जो है लेटते वक्त दर्द दर्द होता है, तो वो कहेगा नहीं। तो जब उसको कोई तकलीफ नहीं है तो ईसीजी का जो ग्राफ है वो नॉर्मल आएगा। ठीक है। एक बंदे को जो है लेटे हुए जो है तब दिक्कत होती है जब 90% ब्लॉकेज होती है, 90% से ज़्यादा ब्लॉकेज होती है। ठीक है दोस्तों। हमारे जो ब्लड की सप्लाई है वो किसी भी बैठे हुए बंदे को या लेटे हुए बंदे को जो है 10% ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत होती है। बंदा जब चलता है तो उसको 20% ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत होती है और जब दौड़ता है तो 30% सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे केसेस में जो है 90% केसेस में जो है जब बंदे को लेटा करके उसका ईसीजी लिया जाता है तो उसको जो है उसका जो ग्राफ है, जो उसका जो ईसीजी है वो नॉर्मल आता है। लेकिन अगर एक दूसरा टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं स्ट्रेस टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट। तो अगर 80% ब्लॉकेज है तो उसको तकलीफ आएगी चलने में। तो उस ट्रेडमिल पे जो है उसको बंदे को बोला जाता है, उसकी मशीन लगाई जाती है और उस ट्रेडमिल पे बोला जाता है इसका आप चलने के लिए बोला जाता है। तो अगर उसको चलने से तकलीफ हो रही है यानी कि ये कंफर्म हो जाता है, चलने से अगर दर्द होता है तो ग्राफ उसका जो है ईसीजी उसमें उसमें जो है दिखाता है उसको उसको उसके ग्राफ में कुछ चेंजेस आते हैं और उसको पता चलता है कि इसकी 80% ब्लॉकेज है। फिर उसको दौड़ने के लिए बोला जाता है। अगर दौड़ने में उसको तकलीफ आती है, अगर चलने में कोई तकलीफ नहीं हो रही, दौड़ने में तकलीफ हो रही है, तब ईसीजी के ग्राफ में चेंजेस होते हैं और उसमें ये माना जाता है कि इसको 70% की जो है ब्लॉकेज हो चुकी है, 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज है। ठीक है। दूसरा, तो ऐसे बहुत सारे कार्डियोलॉजिकल हॉस्पिटल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत नॉर्मली है जो उसको पेशेंट को लेटा करके जो है और उसके स्टेप लगा के ईसीजी लिया जाता है, इस जिस कारण से जो है बंदे को ब्लॉकेज होने के बाद भी जो है उसका ईसीजी जो है नॉर्मल आता है। अगला टेस्ट आता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में क्या होता है कि एक तार उसकी बॉडी से जो है एक थाई के पास से जो है एक तार डाला जाता है और हार्ट तक वो डाला जाता है। वो एक ब्लाइंड टेस्ट है जिसमें पता नहीं चलता है कि वो तार कहाँ जा रहा है, और अगर वो प्रॉपरली हार्ट तक नहीं पहुँचता है किसी कारण से तो वो जो है दोबारा से उसको ट्राई किया जाता है। तो ये खतरनाक भी हो सकता है, डॉक्टर इसलिए पहले से लिखा रहता है कि अगर इसमें आपकी मौत हो जाती है तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो एंजियोग्राफी जो है एक ब्लाइंड टेस्ट है। एक अलग टेस्ट, एक दूसरा टेस्ट है जिसे सिटी एंजियोग्राफी बोला जाता है। ये टेस्ट जो है बहुत आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है और ये जो है एक प्रकार से जो है स्कैनिंग होती है बॉडी की, जिसमें 5 मिनट में बिना चीरे फाड़े जो है 5 मिनट में पता चल जाता है कि कितने % ब्लॉकेज हो चुकी है। दूसरा, अगर इस टेस्टों की जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, किसी टेस्ट की 10,000 है, किसी की 12,000 है, तो अगर हम वैसे पता करना चाहते हैं, अगर आप बिना टेस्ट किए अगर पता करना चाहते हैं कि कितने ब्लॉकेज है, तो एक छोटे से टेस्ट नॉर्मली आते हैं जिससे आप कर सकते हैं। किसी पेशेंट को आप कहेंगे, उससे पूछेंगे कि क्या आपको चेस्ट में पेन होता है, तो वो कहता है कि मुझे नॉर्मली तो पेन नहीं होता, लेकिन जब मैं चलता हूँ तो मेरे को पेन होता है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि उसको जो है 20% से ज़्यादा की ब्लॉकेज हो चुकी है। लेकिन अगर उसके जो है चलने से भी दर्द अगर एहसास नहीं हो रहा है तो आप उससे कहिए कि आप थोड़ी दूर दौड़ करके जाइए और वापस आइए। अगर उसको दौड़ने में दर्द होता है तो 70 to 80% जो है उसकी ब्लॉकेज
हो सकती है। उसके बाद एक और टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं सॉर्बिट्रेट टेस्ट। अगर किसी बंदे को चेस्ट में पेन होता है, चलने में या दौड़ने में पेन होता है, तो उसको कहिए आप बैठिए, 2 मिनट बैठिए, उसकी जीभ के नीचे एक टैबलेट रखी जाती है जिसे बोलते हैं सॉर्बिट्रेट। सॉर्बिट्रेट टेस्ट के बाद उसको जो है 5 मिनट जीभ के नीचे रखने के बाद उसको अब फिर से बोलिए आप दौड़ के जाइए और वापस आइए या चल के जाइए। अगर चलने में या दौड़ने में उसको पेन नहीं होता है दोबारा से, तो ये कंफर्म हो जाता है कि उसको 70 to 80% ब्लॉकेज हो चुकी है दोस्तों। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो जिससे कंफर्म कर सकते हैं कि इस बंदे को ब्लॉकेज है या नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो हार्ट डिसीजेज हैं इनका कारण क्या है, रीज़न क्या है, किस कारण से जो है डिसीजेज होती है। तो इसका जो सबसे पहला कारण है वो है हाई कोलेस्ट्रॉल। तो दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से हमारी बॉडी में, कैसे आता है? कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादातर एनिमल फूड से आता है, मोस्टली ये एनिमल फूड में होता है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जैसे कि सारे मीट्स हैं, चिकन, मटन, बीफ, फिश, ये एग्स, इन सब से कोलेस्ट्रॉल आता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है मिल्क। मिल्क से भी कोलेस्ट्रॉल आता है क्योंकि ये भी एक एनिमल प्रोडक्ट है। लेकिन मिल्क की एक ब्यूटी है कि अगर उसका जो है फैट निकाल लिया जाए, उसकी क्रीम निकाल ली जाए या उसकी मलाई निकाल ली जाए, तो जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल पीने लायक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री हो जाता है और उसको जो है पी सकते हैं। दूसरा आता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड भी जो है कोलेस्ट्रॉल का छोटा भाई है और यह है जो है प्लांट प्रोडक्ट में पाया जाता है। जैसे कि जो हम प्लांट से जो ऑयल्स निकालते हैं, तेल निकालते हैं, चाहे वो सरसों का हो, अलसी का हो, सूरजमुखी का हो, किसी भी प्रकार के जो ऑयल्स होते हैं उनका एक दूसरा नाम भी है ट्राइग्लिसराइड। तो ये ट्राइग्लिसराइड अपने अगर हम नॉर्मल जीवन में देखें, जब हम खाना बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब खाना बनाने के बाद जो उसकी साइड की जो दीवारें होती हैं उस पर हाथ लगा के देखिएगा तो उस पर कुछ जमा हुआ सा दिखाई देगा आपको, छोटा सा कुछ कुछ उसमें एक लेयर सी दिखाई देगी जमी हुई। वो क्या होता है? वो है ट्राइग्लिसराइड। अगर आप इसको 10 दिन तक जो है उसको साफ़ ना करें तो एक मोटी सी लेयर जम जाएगी। तो ये लेयर है आपके, अगर आपके जो है ब्लड की ट्यूब्स में अगर जमा होने लगे तो क्या होगा? एक दिन जो है धीरे धीरे जमते जमते जो है वो काफ़ी मोटी हो जाएगी और जो है ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो है हमारे शरीर में जो है ब्लॉकेज को जन्म देती है। उसके बाद आता है एक लो एसडीएल। लो एसडीएल क्या है? एसडीएल क्या है? एसडीएल जो है गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। इसकी मात्रा की कमी से भी जो है हमारे शरीर में ब्लॉकेज हो जाती है। एसडीएल क्या करता है? जो हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है उसको जो है रिड्यूस करने का काम करता है। अगर ये हम प्रॉपर मात्रा में अगर एसडीएल लेते हैं तो जो है हमारे शरीर में ब्लॉकेज नहीं होती। लेकिन अगर हमारी खाने में जो है एसडीएल की अगर कमी है तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो है ये हमारे शरीर में ब्लॉकेज बनाती हैं। उसके बाद आता है लिपिड प्रोफाइल। कोलेस्ट्रॉल रेशियो या लिपिड प्रोफाइल जिसे हम कहते हैं। अगर हमारे शरीर में जो है लिपिड या कोलेस्ट्रॉल या हमारे फैट की जो है डिफरेंट फैट के जो है ब्लड में अगर हमारे बैलेंस नहीं है तो उसके कारण जो है हमारा ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है और वो जो है गाढ़ा होने के कारण जो है उसका फ्लो जो है कम हो जाता है, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जो है ये ब्लॉकेज को भी जन्म देता है। अगला रीज़न है, कुछ रीज़न हमारे जेनेटिक्स भी होते हैं। जैसे हमारे कई बार ये होता है, पाया गया है कि हमारा जो पेशेंट होते हैं उनका लीवर जो है ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बना रहा होता है। वो कोलेस्ट्रॉल बना रहा होता है उसका हमारा रीज़न ये है कि जो हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट या कोई भी चीज़ होती है, लीवर उसको स्टोर फ्यूचर के लिए स्टोर करता है। तो जो स्टोर करता है वो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में जो है वो स्टोर करता है। तो लीवर इन केस में जो है हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो जब हमारे लीवर जो है ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बना रहा होता है तो ये भी जो है हमारे ब्लॉकेज को जन्म देता है। अगला रीज़न है हाई ब्लड प्रेशर।
हाई ब्लड प्रेशर किस प्रकार से ब्लॉकेज को जन्म देता है? आप एक मान के चलिए जहाँ पे जैसे अगर हम्म, हम किसी चीज़ पे चोट करते हैं, अगर वो कंट्रोल में है तो वो डैमेज नहीं होगी, लेकिन अगर वो प्रेशर उसका बहुत ज़्यादा हो तो ज़्यादा डैमेज होगा। अब हमारी जो ट्यूब्स हैं, जो ब्लड की जो ट्यूब्स हैं, वो 120 प्रेशर को झेलने के लिए बनी हुई हैं। अगर वो प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे जो है डैमेज होना शुरू, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाता है। और जहाँ डैमेज होता है वहाँ पे जो है कोलेस्ट्रॉल का और ये ट्राइग्लिसराइड का जो है जमाव जो है ज़्यादा होता है। इस कारण से ब्लॉकेज भी बहुत जल्दी होती है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को दोस्तों कंट्रोल करने से जो है हमारे ब्लॉकेज में भी कमी आएगी। हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर के कारण भी हमारे ब्लॉकेज ज़्यादा होते हैं। स्मोकिंग, स्मोकिंग एक और रीज़न है जिसके कारण से जो है ब्लॉकेज बहुत जल्दी तेज़ी से होते हैं। स्मोकिंग से क्या होता है, स्मोकिंग जो है हमारी ब्लड ट्यूब्स जो होती है उसमें एक स्टिकीनेस जो है पैदा करती है। अगर मैं किसी सरफेस पे अगर पाउडर या धूल अगर डालता हूँ तो होता है, एक फूंक मारने से जो है जो है वो वापस जो है साफ़ हो जाती है, उड़ जाती है। लेकिन मैं उसी जगह पर अगर गम डाल दूँ, उसके ऊपर से धूल डालूँ तो वो क्या होगी, उस पर चिपक जाएगी और फूंक मारने से भी नहीं हटेगी। तो इसी प्रकार से ये स्मोकिंग हमारे ट्यूब्स में, हमारे ब्लड की ट्यूब्स में जो है ये जो है स्टिकीनेस जो है पैदा करती है, जिसके कारण से जो है ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जो है बड़ी ईजिली जमा होते हैं। इस कारण से जो है ब्लॉकेज बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की कमी के कारण भी जो है ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। ओवरवेट, ओवरवेट जो है ये भी जो है ब्लॉकेज को बढ़ावा देती है। बॉडी में लो फाइबर और लो एंटीऑक्सीडेंट जो है ये भी एक रीज़न है जिसके कारण से ब्लॉकेज होती है। अगला रीज़न है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी जो है हमारे बॉडी में जो है ब्लॉकेज को जन्म देती है। दोस्तों ये कुछ कारण थे जो हमारे बॉडी में जो है ब्लॉकेज को जन्म देती हैं। अब अगला जो अब ये हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक कैसे आता है? हार्ट अटैक जो है हमारी बॉडी में जब ब्लॉकेज हो जाती है और जब ब्लॉकेज 100% हो जाती है तो हमें हार्ट अटैक आ जाता है। हमारा जो हार्ट जो है ब्लड की सप्लाई नहीं होती तो जो है हार्ट अटैक आता है और पेशेंट की जो है मौत हो जाती है। अब एक बंदा है जिसको जो है 60% ब्लॉकेज है, 60% ब्लॉकेज है तो उसको जो है 100% ब्लॉकेज आने में कितना टाइम लगेगा? हो सकता है 20 साल, और हो सकता है कि वो अगले दिन भी जो है उसको हार्ट अटैक आ सकता है। उसका रीज़न क्या है कि जैसे जैसे हमारी जो ट्यूब्स हैं, हमारी जो ब्लड की ट्यूब्स हैं, उसमें 2 लेयर्स होती हैं। जैसे कि किसी भी नॉर्मल पानी की ट्यूब्स में आप देखेंगे एक बाहर की लेयर होती है, एक अंदर की लेयर होती है। उसके बीच में जो है उसकी जो है ट्यूब्स की मोटाई होती है। वैसे ही जो हमारे ब्लड की ट्यूब्स होती हैं तो उसकी एक अंदर की लेयर होती है और एक बाहर की लेयर होती है। तो अंदर की जो लेयर होती है उस लेयर के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड का जमा होता है जिसके कारण से ब्लॉकेज बढ़ती है। दोस्तों अब एक चीज़ होती है, एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है कि एंटीऑक्सीडेंट जो है एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जो ऑक्सीजन होती है, ये केमिकल जो हमारी बॉडी में जमा है, जो ट्राइग्लिसराइड और ये जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो तुरंत ब्लॉकेज पैदा करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट और ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है कि हमारे जो है ब्लड इसमें ऑक्सीजन से इसका बचाव करते हैं ताकि जो है ब्लॉकेज पैदा ना हो। ठीक है, अब मान लीजिए आपको 60% ब्लॉकेज है। ठीक है, 60% ब्लॉकेज है और जो है आपकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो किसी कारण से फट जाती है। अलग अलग लोगों में अलग अलग उसकी जो है स्ट्रेंथ होती है, जिसके कारण से हो सकता है किसी में कमज़ोर हो, किसी में स्ट्रॉन्ग हो। तो वो किसी कारण से अगर फट जाती है और जो हमारा जो केमिकल है इनर मेम्ब्रेन में, वो जब आकर के ब्लड से मिलता है वहाँ पे उसका ऑक्सीजन से संपर्क होता है, जिस कारण से जो है तुरंत इमिडिएटली विद इन 2 सेकेंड जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है और हार्ट अटैक आ जाता है। तो
दोस्तों अब बात आती है कि ये हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है, जो ब्लॉकेज है उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो मैं एक एग्जांपल के साथ में आपको समझाता हूँ। एक नोट की गड्डी है जिसमें रबड़ बैंड लगा हुआ है। अब हम डेली जो है उसमें जो है नोट जो है उसमें डालते जा रहे हैं, उसके अंदर घुसाते जा रहे हैं, उसके इंसर्ट करते जा रहे हैं। तो एक टाइम आएगा जब वो रबड़ बैंड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। अब एक बंदा पूछता है कि ये रबड़ बैंड को टूटने से कैसे बचाया जा सकता है। तो बहुत सिंपल है कि उसमें जो है नोट घुसाना बंद कर दीजिए, नोट डालना उसके अंदर बंद कर दीजिए, तो जितना स्ट्रेस है वो उसी लेवल पर रुक जाएगा। लेकिन स्ट्रेस है लंबे समय तक रहेगा, फिर भी जो है उसके पास लंबे समय तक रहने का एक फिर भी एक डर है कि हाँ लंबे समय तक रहेगा तो ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा तो टूट सकता है। तो अगले हम एक स्टेप आगे जाते हैं कि उसमें से कुछ नोट निकालिए ताकि जो है रबड़ बैंड ढीला हो जाए। तो रबड़ बैंड ढीला हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें टूटने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही हमारी जो है ब्लड की ट्यूब्स हैं उसमें जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा तो उसके फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर उस कोलेस्ट्रॉल को कम करा जाए, जो कोलेस्ट्रॉल है, एक तो हम जो है अपनी डाइट में जो है जो कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड रिच फूड हैं उनको लेना बंद करते हैं, जिससे कि जो है उसमें जो है वो उसी लेवल पर रुक जाएगा। अगला दूसरा तरीका है कि उस जो पहले से जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको निकालना शुरू कर दें। तो उससे भी जो है हमारा जो है उससे जैसे जैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल और जो है ट्राइग्लिसराइड जो जमा कोलेस्ट्रॉल है वो कम होगा तो हमें हार्ट अटैक और जो है इस ब्लॉकेज के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसमें एमवे और न्यूट्रलाइट आपकी क्या मदद करता है, इसमें आपके 3 प्रोडक्ट हैं। पहला है ओमेगा 3। ओमेगा 3 ओमेगा 3 क्या करता है, ओमेगा 3 जो है मैंने आपको एक रीज़न बताया था गुड कोलेस्ट्रॉल का, कि अगर हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल कम है तो हमारे जो है हाई जो सॉरी कोलेस्ट्रॉल और जो है ट्राइग्लिसराइड जो है ये ज़्यादा जमा होते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इसको जो है रिमूव करने का काम करता है। हमारे जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है ब्लड की ट्यूब्स में उसको जो है गलाने का काम करता है, उसको जो है कम करने का काम करता है। तो अगर हम ओमेगा 3 जो है देखो दोस्तों ओमेगा 3 के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन आज क्योंकि हम हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आज जो है सिर्फ जो है आप बाकी सारे बहुत सारे फ़ायदों से अवेयर हैं, जानते हैं बहुत सारे क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन हम आज सिर्फ हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए जो है हार्ट से रिलेटेड इसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। तो ओमेगा 3 जो है आपको हेल्प करेगा, एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ये हेल्प करेगा आपको कि जो है आपको जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको रिड्यूस कर सकें, नोटों को रबर बैंड से बाहर निकाल सकें ताकि वो ढीला हो सकें। इसके साथ साथ में आपको जो है तेल आपके खाने में बंद करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक तरफ तो हम जो है जो जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हम इनटेक भी कर रहे हैं तो उसका जो है फ़ायदा कम होगा। दूसरा प्रोडक्ट जो इस सीरीज में आता है, दूसरा है कोएंजाइम Q10। ये क्या करता है, कोएंजाइम Q10 हमारी बॉडी की हर सेल में पाया जाता है और हार्ट में भी पाया जाता है, हार्ट में भी इसकी अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। तो ये Q10 क्या करता है, हमारी ऊर्जा को उत्पन्न करने में हमारी मदद हेल्प करता है। हमारी सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है जिसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो हमारी ईच एंड एवरी सेल, कोई भी सेल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारी किचन का पावर हाउस का काम करती है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट आता है, ग्लूकोज आता है, कुछ भी आता है, तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। हमारी हर सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, चाहे वो हार्ट हो, लंग्स हो, लिवर हो, किसी शरीर में कहीं पे भी कोई भी सेल है उसको जो है एनर्जी की आवश्यकता होती है नॉर्मल फंक्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। तो वो एनर्जी जो प्रोड्यूस करती है वो हमारी सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करती है। तो कोएंजाइम Q10 इसमें हेल्प करता है कि जो है ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा प्रोड्यूस कर सकें। हार्ट में
क्योंकि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी जो है अपना काम बंद नहीं करता, अपना कार्य बंद नहीं करता। जब से पैदा होते हैं तब से जो है हमें तब से जो है हमारा हार्ट बीट करना शुरू करता है, और जब तक हम इस धरती पर रहते हैं तब तक वो जो है धड़कता रहता है। तो प्रॉपर हमारे हार्ट को प्रॉपरली ऊर्जा मिलती रहे, इसलिए हमारे Q10 जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे बॉडी के लिए, हमारे हार्ट के लिए। इसलिए जो है Q10 जो है हम सप्लीमेंट जो है हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रोडक्ट आता है वो है गार्लिक। लहसुन से बना होता है, और गार्लिक की खास बात क्या है, गार्लिक जो है हमारे लिपिड प्रोफाइल को जो है नॉर्मल रेंज में रखता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो ब्लड है उसका जो कंसंट्रेशन है, जो गाढ़ापन है, उसको कंट्रोल रखता है, उसको नॉर्मल रेंज में रखता है। अगर ये गाढ़ा ज़्यादा होगा ब्लड तो हमारा, या तो क्या होगा, हमारा जो है इसका फ्लो कम होगा, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और जो है गाढ़े होने से अ, जो है हमारी बॉडी में जो है ब्लॉकेज भी बढ़ेगी। तो गार्लिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे ब्लड को थिन करता है, पतला करता है, और जो है इसके फ्लो में जो है मदद करता है, जिसके कारण से जो है ब्लॉकेज के चांसेस कम होते हैं। तो दोस्तों ये तीन जादुई प्रोडक्ट हैं हार्ट के लिए, जिससे कि हम अपने जो ब्लॉकेज को रिवर्स कर सकते हैं, और अपनी जो होने वाली जो डिसीज़ेज़ हैं, हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ेज़ हैं, इनको जो है ख़त्म कर सकते हैं बिना ऑपरेशन के। सही टाइम पे अगर हम इसको लेना शुरू कर दें तो जो है ब्लॉकेज जो है बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ जो है मैं अपना आज का टॉपिक जो है ख़त्म करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मुझसे बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।